सनातन धर्म है क्या? हमारा जो देश है उसमें 65% to 70% युवाओं का ही देश है। हमारी सरकार काम करती है ना, तो कभी भी ये नहीं देखती कि ये मुस्लिम है या फिर ये हिंदू है। वेलकम टू द एजीएच क्रिएटर। एजीएच क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं ललित शर्मा एजीएच क्रिएटर से। आज मेरे साथ हैं ऐसी शख्सियत, नारी शक्ति शख्सियत, जिन्होंने कम से कम कई लाख छात्राओं को तो डिफेंस की प्रैक्टिस कराई, उनको शिक्षा दी और आत्मनिर्भर बनाया। मेरे साथ हैं काजल त्यागी जी, जो कि हमारे क्षेत्र की क्षेत्रीय मंत्री हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं काजल जी। काजल जी, सिर्फ इतनी बात पूछनी थी कि आपके क्षेत्र में, आपका क्षेत्र कौन कौन सा आता है? जी, मेरा पश्चिम उत्तर प्रदेश आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश 6 क्षेत्रों में डिवाइडेड है। तो जो मेरा क्षेत्रफल है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, गाज़ियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, ये सब जगह हमारे क्षेत्र में आती है। मतलब अगर संगठनात्मक ज़िले देखें तो 19 है और प्रशासनिक देखें तो 14 ज़िले आते हैं। 14 जिले आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं जी। एक जिज्ञासा है, एक सवाल पूछने की, जो कि आपकी छात्र से लेकर और छात्र नेता बनने तक और इस राजनीति के अंदर कदम रखने तक क्या राज है ऐसी जर्नी का कि जो आपने ये जर्नी इतनी लंबी तय करी है? जी, मैं पहले बहुत ही एक इंट्रोवर्ट लड़की हुआ करती थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरी स्कूलिंग वैसे तो कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। 12th मैंने पास आउट किया है। उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद कुछ छात्र नेता मेरे कॉलेज में हुआ करते थे, जो ABVP विद्यार्थी परिषद, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है इस टाइम में। उन लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनको देखा, वो जैसे एक उनका अभियान चल रहा था ट्रैफिक रूल्स को लेके, तो वो अभियान कर रहे थे, तो मैं उससे थोड़ा प्रभावित हुई। तो मैंने उनसे बोला कि मैं भी इसमें पार्ट लेना चाहूँगी, कि आप लोग ऐसे सबको जागरूक कर रहे हो, आप अपना समय देते हैं समाज के लिए। तो मैंने धीरे धीरे जाना शुरू किया विद्यार्थी परिषद में। उनकी कार्य पद्धति देखी, कार्यशैली देखी, वो किस तरह से देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आया, एक नारा मैं सुनती थी, देश हमें देता है सब कुछ, क्यों ना हम भी इसको कुछ दें। तो विद्यार्थी परिषद मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म बना कि मैं भी देश के लिए, युवाओं के लिए कुछ करूं। तो उसी में ही 2018 में एक मिशन साहसी करके इन लोगों ने अभियान चलाया छात्राओं के लिए। वो अभियान में क्या था कि हम स्कूल तक, कॉलेज तक, छात्राओं तक जाकर उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें। अब सेल्फ डिफेंस का मतलब ये तो नहीं है कि हम उनको जूडो, कराटे सिखाएं, ये सब चीज़ें सिखाएं, लेकिन किसी सिचुएशन में अगर वो फंस जाए तो अपने आप को ऐसी 2-4 टेक्निक्स उनको सिखा दी जाए कि कैसे वो अपने आप को बचा सकती हैं। तो वो अभियान हमारा चला 2018 में। उसमें मैं आपको बता दूं कि गाज़ियाबाद महानगर के अंदर महामाया स्टेडियम है। पहले तो हमने 21 स्कूलों में वो हमने अभियान चलाया। फिर 10,000 छात्राएं महामाया स्टेडियम में एकत्रित हुई और उन्होंने अपना वहाँ पर दिखाया कि उन्होंने अभी इतने 1 महीने में क्या सीखा है। तो 10,000 छात्राओं तक हमने रीच करी और उन लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी 2018 में। फिर धीरे धीरे करके मैं ऐसे ही विद्यार्थी परिषद में काम करती रही। फिर मेरे पिताजी को थोड़ा पॉलिटिक्स का था कि अगर लड़की कर सकती है तो करे, तो उनका मन था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि विद्यार्थी परिषद अच्छा है, हुआ भाजपा का भी देखना चाहिए बेटा तुझे। तो मेरे तब दिमाग में स्ट्राइक किया कि क्यों नहीं मैं भी कभी पॉलिटिक्स में जाऊं और ज़्यादा किसी ऐसे पद पर जाऊं कि मैं और अच्छे से अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। तो 2021 में फिर मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली, युवा मोर्चा। क्षेत्रीय मंत्री का सबसे पहला अभी मेरा पद है जो मुझे मिला है भाजपा से। तो ये मेरी जर्नी रही है। बहुत बहुत खूबसूरत जर्नी रही है आपकी। जी, धन्यवाद भैया। युवाओं के लिए बीजेपी क्या कर रही है और आपका क्या नज़रिया है युवाओं के लिए? जी, देखिए, जिस तरह से हमें पता है कि हमारा जो देश है उसमें 65% to 70% युवाओं का ही देश है। 18 से लेकर 40 उम्र के 65% लोग हमारे देश में रहते हैं। तो युवा प्रधान देश हमारा है। तो हम ये भी कहते हैं जिस तरफ युवा चलता है उसी तरफ हमारा देश चल देता है। दिशा और दशा देने वाला युवा ही है हमारे देश का। अगर बात करें युवाओं की, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि युवा ही हमारे देश का भाग्य विधाता है। तो इसीलिए ही युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस हमारी सरकार का रहता है। अब आप स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए,
या स्किल डेवलपमेंट देख लीजिए। अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो जिसमें सिलेबस सारा चेंज हुआ है। वो सिलेबस क्यों चेंज हुआ है, किस तरह से चेंज हुआ है कि हमारा युवा पहले क्या पढ़ता था, अकबर बाबर ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ाई जाती थी, लेकिन हमारे देश के बारे में कुछ भी ऐसा, आप हिस्ट्री की बुक पहले की पढ़ा के देख लीजिए, हमारे राजाओं के बारे में आपको इतना नहीं मिलेगा जितना आपको मुगल के बारे में मिलेगा। तो वो एजुकेशन पॉलिसी हटा के फिर युवाओं को बताना कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, उनके लिए फिर ऐसी योजनाएं लाना, आत्मनिर्भर भारत हो गया, रोजगार योजनाएं हो गई और लोन वाली योजनाएं हो गई। तो इन सब चीज़ों को देकर किस तरह से युवाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा। अब अगर आप मेरा जानना चाहें पर्सपेक्टिव इसमें क्या है, तो अभी क्या है, हम लोग क्या है, युवाओं के मन में हमेशा ज़्यादातर ये करियर ओरिएंटेड हम लोग रहते हैं। हमारे मन में कभी ये नहीं आता कि देश भी हमारे लिए देश की क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं। हम लोग हमेशा राइट के बारे में बात करते हैं कि हमारी ये फंडामेंटल राइट्स और ये हमें मिलना चाहिए, लेकिन क्या हमें ये पता है कि हमारे देश के लिए ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल वोट के बारे में बात कर लेते हैं। अब वोट हमारा फंडामेंटल राइट तो नहीं है, पर राइट है हमारा। हम लोग क्या सोचते हैं कि उस दिन हमारी छुट्टी है और हम घर बैठे रह जाते हैं, लेकिन हम वोट देने नहीं जाते। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी भी हमारे देश के लिए बनती है? एक वोट हमारी वॉइस है। देखिए, हम राजनीति में हर कोई हम पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन राजनीति एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे देश की है, डेमोक्रेसी की है। तो किसी ना किसी तरह से हम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, एक वोट को हम अपनी आवाज़ बना सकते हैं। तो ये युवाओं को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि देश को उनकी कितनी ज़रूरत है, तो वोट युवाओं को क्यों देना चाहिए। तो सिर्फ देश का ही काम नहीं है कि युवाओं के लिए कुछ करे, युवाओं का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो देश के लिए कुछ करे, किसी ना किसी तरह से करे। अभी हम देखते हैं कितने युवा NGOs चलाते हैं, इतने सारे काम करते हैं, वो देश के लिए ही तो करते हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। और अभी तो हमारी सरकार युवाओं पे और महिलाओं पे कितना ध्यान दे रही है। 33% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में लाए कि 33% वीमेन का उसमें भागीदारी होनी चाहिए। तो अभी जिस तरफ हमारी सरकार जा रही है, तो वो युवाओं को ही फ्रंट में लाना चाह रहे हैं कि युवा भी लीड करे हमारे कंट्री को। तो ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है, हिंदू युवाओं के लिए काम कर रही है, मुसलमान युवाओं के लिए काम? नहीं, देखिए, ये एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया है। जब हमारी सरकार काम करती है ना, तो कभी भी ये नहीं देखती कि ये मुस्लिम है या फिर ये हिंदू है। अभी मैं बात करती हूँ योजनाओं की। विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई थी हमारे यहाँ पे, और मैंने भी कई जगह उसमें भाग लिया था। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर 80% मुस्लिम लोग थे जो योजनाओं का लाभ लेने वहाँ पर आ रहे थे। जिनको आवास योजना हो, चाहे रोजगार योजना हो, वो लोग वहाँ पर आ रहे थे, उज्ज्वला योजना हो। तो ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बना रखा है कि मुस्लिमों के लिए अलग है और हिंदुओं के लिए अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। जब योजनाएं आती हैं तो सबके पास उतनी ही जाती है जितनी हिंदुओं के पास जाती है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मुसलमान को गवर्नमेंट देख ही नहीं रही है? नहीं, ये सिर्फ एक भ्रांति फैलाई जाती है, क्योंकि कभी जब भी कोई योजना आएगी और कोई भी अभियान आएगा, तो ये नहीं देखा जाएगा ना कि ये मुस्लिम है, इसको नहीं दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसे तो भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा है हमारा, जिसमें मुस्लिम भाई हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये तो सिर्फ एक, जो हमारे विपक्ष है, वो सिर्फ एक भ्रांति फैलाती है कि मुस्लिमों के लिए सरकार में कुछ नहीं किया जाता। अगर विपक्ष की बात आ रही है, तो जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है? ये बिल्कुल पूरा प्रॉपर राजनीतिक मैं इसको मानती हूँ। मैं इसलिए इसको मानती हूँ कि देखिए, वो सही तरीके से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या होता है ना, जब हम दो लोग बैठे हैं तो कुछ इस साइड की मानी जाए, कुछ इस साइड की मानी जाए, और बीच का रास्ता कुछ अपनाया जाए, लेकिन वो पूरी अपनी मनवाना चाहते हैं। और आपने अभी मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई ऐसी वीडियोस जारी हो जाती हैं जहाँ पर उनको ये भी पता नहीं है कि ये हो क्यों रहा है आंदोलन। कई लोग खालिस्तान की बातें करने लगते हैं, कई कुछ और बातें करने लगते हैं, किसी से किसी MSP की फुल फॉर्म पूछने लगो, उनको कुछ पता नहीं है, वो कई कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। तो आप ये देखिए ना कि किसी को नॉलेज कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है। और आप ये बताइए कि अगर ये आंदोलन इतना ही किसानों वाला है, तो क्या और किसी स्टेट में किसान नहीं है, या सिर्फ पंजाब और छोटे से जगह हरियाणा से तो नहीं हो सकते ना? सिर्फ पंजाब से ही क्यों लोग ट्रैक्टर उठा के आ रहे हैं?
किसान के पास इतनी सारी प्रोटेक्शन कहाँ से आ गई, कहाँ से उनको फंडिंग मिल रही है, ये सब चीज़ें भी तो जानने वाली चीज़ें हैं ना। कि उनको प्रोटेक्शन के सूट अभी आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि उनको सूट दिए गए हैं, मास्क दिए गए हैं, ये कहाँ से आ रहा है सब कुछ। तो ये तो फंडिंग तो हुई है, पूरा फंडिंग हो रहा है, तो तभी ना ये बिल्कुल राजनीतिक है सब चीज़ें। नहीं तो अन्ना आंदोलन भी हुआ है, तो अन्ना जी ने जो आंदोलन किया एक साइड बैठ के किया और एकदम शांति से किया। और ये लोग कितने वायलेंट हैं कि मारने तक के लिए तैयार हैं ये लोगों को। ये तो क्षति पहुंचा रही है आपके हिसाब से जो पूरा। अच्छा, राम मंदिर पर अगर हम चर्चा करें, श्री राम मंदिर बन गया और अयोध्या जी में बन गया, राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर तक रह गया या फिर राम मंदिर को श्री राम जी को घर घर स्थापित करना, इसका भी कोई एजेंडा है अपने पास? देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि 500 वर्ष से ये हमारा चला आ रहा है कि हमारी कितनी पीढ़ियों ने कितना इसमें बलिदान दिया है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, गोलियां खाई हैं, किस मुश्किल से ये राम मंदिर अब हमारी हिंदू की आस्था जिससे जुड़ी हुई है और हम लोगों को मिला है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस पीढ़ी में जन्मी हूँ जिस पीढ़ी ने ये नज़ारा देखा है कि हमारे राम जी सम्मान के साथ उनका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो सिर्फ ये नहीं है कि राम जी सिर्फ मंदिर तक, घर घर तक भी पहुँचाना हमारी सरकार चाहती है। राम राज्य सबसे अच्छा राज्य माना जाता था और वो राम राज्य दोबारा से यहाँ पर स्थापित हो, यही हम लोगों की आस्था है और आशा भी है सरकार से। और घर घर तक पहुँचाने की बात रही तो देखिए, अभी जैसे बोलते हैं कि सरकार ने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया या सरकार ने स्कूल क्यों नहीं बनवाया, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था तो घर घर से ही पैसा लिया गया था। घर घर पे ही आरएसएस के लोग, हम जैसे विद्यार्थी परिषद के लोग, भाजपा के लोग घर घर से ही वो चंदा इकट्ठा करके लाए थे और वो हम सब ने ही अपने आप आपस में मिला के वो राम मंदिर का निर्माण वहाँ पर करवाया। तो एक तरह से राम जी घर तक पहुँच चुके हैं। वो आस्था ही है कि इतना हमने इकट्ठा करके वो राम मंदिर का निर्माण वहाँ पर लोग करवा पाए। तो ये तो हर एक ने इसमें अपनी आहुति दी ही दी है। और अभी जब राम जी की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी चावल अक्षत सबके घर में गए थे, तो वो राम जी को पहुँचाने के लिए गए थे, एक प्रसाद के रूप में गए थे कि राम जी सिर्फ वहाँ मंदिर में ही नहीं आपके घर तक भी विराजमान। सनातन धर्म है क्या? सनातन हम सिर्फ एक धर्म नहीं मान सकते, सनातन हमारी संस्कृति है। सनातन हम सारे ही सनातनी हैं। हम कोई ये जो विपक्षी लोग जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम, ये कुछ नहीं है। सनातन हमारी संस्कृति है। ये हिंदुस्तान जो कहा जाता है, ये सिंधु घाटी जो थी, ये सिंधु नाम से हमारा ये लिया गया है सनातन धर्म। सनातन धर्म वो वही बात हो गई कि धर्म नहीं, एक संस्कृति है। तो संस्कृति हम ये नहीं चाहते कि ये जो इंडिया है, हमारा भारत है, कि सिर्फ हिंदुओं के लिए बने। ये एक संस्कृति है जिसके अंदर हम सब आते हैं और उसी संस्कृति के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है सनातन धर्म को लेके। धर्म ज़्यादा जरूरी है या कर्म ज़्यादा जरूरी है? कर्म ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कर्म ज़्यादा ज़रूरी है और धर्म भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म की मैं बात करूं तो श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि कर्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम कर्म करते हैं उसी तरह का हमें फल भी मिलता है। अब आखिरी सवाल ये है कि जो हमारी नारी शक्ति है, महिला है, इनके उत्थान के लिए सरकार या आपका क्या नज़रिया है? देखिए, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे संगठन और ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जिसने महिलाओं को हमेशा फ्रंट फुट पे रखा है। देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहली योजना या सबसे पहला अभियान जो लिया वो शौचालय का लिया। क्या कोई पहले सोच सकता था कि एक प्रधानमंत्री जो बन के आया है, पहली योजना वो शौचालय का ले रहा है, एक टॉयलेट का योजना ले रहा है। अभी हमारी जो पूर्व मेयर हैं आशा शर्मा जी, हम लोग बैठे थे तो हम इसी विषय में बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब पहली बार ये योजना आई तो उन लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये विचार आया कि अरे सबसे पहली योजना आई तो वो शौचालय की। लेकिन आप खुद ये सोचिए,
देहात एरिया में वो महिलाएं जो रात का इंतज़ार करती थी कि शौच के लिए जाएंगी, और रात में भी सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो उन्हें शर्म के मारे उठना पड़ता होगा, और उनको बहुत लज्जा भी आती होगी और उनको दुख भी होता होगा। तो वो दुख किसने समझा? कितने शौचालय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बन गए और उनको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो इज़्ज़त उनको मिली। दूसरा, मैं बात करूँ महिलाओं की पॉलिटिक्स में, अभी 33% रिजर्वेशन का जो संसद में अभी बिल उन्होंने दिया, वो किस लिए दिया? महिलाओं को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने के लिए। महिलाओं की बात करें तो जो आवास योजनाएं हैं, आवास योजनाओं में भी महिलाओं के नाम पर घर किया जा रहा है कि कल को कोई उनको घर से बाहर ना निकाल दे। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लेकर आए कि जिनकी आंखें खराब हो जाती थी उस धुएं से। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, आप आए धन्यवाद चैनल पे भैया। और ऐसे ही आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।